तो क्लास 9 के आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं फायर बैच की पहली क्लास इकोनॉमिक की मैराथन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इकोनॉमिक ख़त्म कर लिया वैसे दोस्तों, पर हम इसमें सारी इकोनॉमिक्स जल्द से जल्द आधे घंटे में पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बहुत ही चैप्टर है, ढंग से 15 मिनट का भी चैप्टर नहीं है। चलिए अच्छे से करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी। पालमपुर इज़ द हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब कि इमेजिनरी गांव है ये, कोई असलियत में ऐसा कोई गांव नहीं है। बच्चों को समझाने के लिए विलेज रखा गया है, ठीक है। इसकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। यहाँ पर वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स हैं। 3 किलोमीटर के दूर पर ही एक बड़ा सा विलेज है जिसको हम रायगंज कहते हैं। और टाउन जो है, टाउन वो है शाहपुर है। एक शाहपुर है जो कि यहाँ पर एक टाउन है, ठीक है। तब देख लेते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखा है। पालमपुर के लोगों में बहुत सारा लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। लैंड कितना है वहाँ पर टोटल, वो तो आपको पता चले जाएगा, भी रुक जाएगा ना। देखो 60 जो फैमिलीज़ हैं उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। 140 के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। और 150 तो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं। 150 लैंडलेस फैमिलीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों नाम से आ सकते हैं, किसी भी याद कर लेना। क्या कहता है, हमारे ना 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोड्यूस के। लैंड का मतलब ये नहीं सिर्फ ज़मीन, जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। लेबर, ज़मीन है पर काम करने के लिए कोई तो चाहिए। जो पीपल वर्क करेंगे उन्हें हम लेबर कहेंगे। कैपिटल 2 तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जिनमें एक बार पैसा लगा दिया फिर दोबारा पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि मशीन, टूल्स। और वर्किंग कैपिटल आता रहेगा जाता रहेगा, जैसे बीज ले लिए, अब ये वाली फसल गई तो दूसरी फसल के बीज लेने पड़ेंगे, पर ट्रैक्टर तो वही काम आ जाएगा ना। और ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है, ह्यूमन कैपिटल ही नहीं होगा तो ये सब कहाँ से होगा, जब स्किल्स एंड एजुकेशन ही नहीं होगी तो ये सब कहाँ से काम आएंगे। चलो आ जाइए, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल लंबे समय तक चलता है और वर्किंग शॉर्ट होता है ना। फिक्स कैपिटल हर बिजनेस में चलता ही रहता है, पर उसमें हर चीज़ के लिए अलग ख़रीदना पड़ता है वर्किंग कैपिटल में लैंड। और इसका मान लो लैंड एंड मशीन, इसका एग्जाम्पल हो गया मनी और रॉ मटेरियल, ठीक है। सीजन्स एंड पीरियड एंड क्रॉप्स, ये आप अब खुद पढ़ सकते हो। खाफी को हम रेनी कहते हैं, रावी को हम विंटर कहते हैं, जैद को हम समर कहते हैं। ये कौन कौन से सीज़न में आती है और ये क्या क्या फसलें होती है, ये यहाँ पर दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो ये स्लाइड में से, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है कि देखो, अब वहाँ पर मैंने बताया कि इतनी सारी पॉपुलेशन थी पर लैंड क्या था, लैंड था फिक्स था। लैंड तो फिक्स था लोगों के पास, जब डिस्ट्रीब्यूट था तो लोगों ने क्या सोचा कि पेट कैसे भरेंगे, तो उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारी फसलें उगाना शुरू कर दिया। ग्रो अप मोर देन वन क्रॉप ऑफ पीस लैंड ड्यूरिंग, पूरे एक साल में उन्होंने बहुत सारी फसलें उगाई। देखो यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग उगी है, यहाँ पर अलग, 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 है ना। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लैंड को मेजर करने की, वो है हेक्टर। 1 हेक्टर में 1000 स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। और देखो अब आया था डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग। देखो ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग दोनों बढ़ रहे थे उस टाइम। क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग दब रही थी और मॉडर्न फार्मिंग बढ़ रही थी, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग से जल्दी से ग्रोथ मिल रही थी लोगों को। देखो लेबर के बेस पे तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम और उनकी फैमिलीज ही काम करते थे पहले, ठीक है। पर मॉडर्न फार्मिंग क्या करते हैं, उनको हायर कर लेते हैं लेबर को, ठीक है। शीट्स में ट्रेडिशनल शीट होते थे, पर अब आ गए हैं HVI शीट, ठीक है। हाई जीट वेरिएशन वाली शीट्स आ गए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, काउ डंक को हम करते रखते हैं, काउ डंक और नेचुरल जो भी होता है वो फर्टिलाइजर्स होते थे हैं। और यहाँ पर क्या आ गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, ठीक है। और वहाँ पर एनिमल सब कुछ काम करते थे, पर यहाँ पर मशीन ट्रैक्टर आ गए हैं, ठीक है। वो रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे, कब बारिश होगी, कब कुआँ भरेगा, कब हमारी फसलें ग्रो होंगी। पर यहाँ पर अब नल आ गए हैं, ट्यूब आ गए हैं, पंप आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल की नीड कम होती है, लेस कैपिटल, पर यहाँ पर मोर कैपिटल की नीड होती है, ठीक है। इसको हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरह भी ले सकते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग का एडवांटेज क्या था, उसमें कैपिटल की कम ज़रूरत होती थी,
उसमें ट्रेडिशनल सीड चलते थे तो फर्टिलाइज वो सॉइल की फर्टिलाइज बनी रहती थी। और मॉडर्न फार्मिंग का क्या होगा, मॉडर्न फार्मिंग में मोर कैपिटल की ज़रूरत होती है हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। ठीक है, आते हैं ग्रीन रेगुलेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड हुआ कि भैया पूरी क्या कहते हैं वो बढ़ रही है, क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो चलो भैया खाना कैसे बढ़ेगा, खाना बढ़ाने के लिए आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें न्यू केमिकल फर्टिलाइजर्स आए जिनका यूज़ करके ना एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वाले वो क्या कहते हैं फसल को जल्दी जल्दी ग्रो करा गया। जहाँ पर फसल 1 साल के अंदर होती थी उसको वो 6 महीने के अंदर होने लग गई फसलें ग्रो, है ना। ग्रीन रेगुलेशन क्या था, ग्रीन रेगुलेशन मैंने पूछा ना क्या है ग्रीन रेगुलेशन, ग्रीन रेगुलेशन क्या था, SBI सीड्स टेक्निक्स मॉडर्न फार्मिंग यूज फर्टिलाइजर्स यूज पेस्टोलिट्स, इन सब का यूज़ करके क्या बनता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1916 में हुआ था, सबसे पहले पंजाब में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे, फसल बढ़ी, पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर में हेल्प हुई है, और उसके नेगेटिव क्या थे, सॉइल की फर्टिलिटी चली गई, पानी ज़्यादा पीने लग गई है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई। अब आते हैं सरप्लस। सरप्लस किसे कहते हैं, एक सिंपल भाषा में बोले तो सरप्लस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है, जो उनका प्रॉफिट बच जाता है उसको हम सरप्लस कहते हैं। यहाँ 10 मान लो 10 किलो फसल उगाई है ना, हैं 6 बिक गई तो 4 उन्होंने अपने ताई रखी, क्यों, उनको ही तो खानी होंगी ना, तो वो क्या होगा, वो उनका सरप्लस होगा। तो यही वो बेसिक नीड्स बेसिक चीज़ें दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, फिर मैं बता देता हूँ। बेसिक में क्या आता है, उनके पास वेल कनेक्टेड रोड थे, विलेज थे, टाउन थे, 2 प्राइमरी स्कूल्स थे, 1 हाई स्कूल था, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सेंटर भी था, और एक डिस्पेंसरी भी थी। लेबर क्या थी, लेबर जो बड़े फार्मर्स होते थे, छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करते थे क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। ठीक है, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी तो बड़े फार्मर्स छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करते थे, उनसे लोन लेते थे, तब काम करते थे। ठीक है, और मॉडर्न फार्मिंग हुई थी। मॉडर्न फार्मिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, SBI सीड्स आते हैं, पॉस्टोलिस आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं। सेल ऑफ प्रोडक्ट कैसे होता था कि वो ना रायगंज में सेल करने जाते थे, कोई क्या कहते हैं मनी अर्न करने के लिए बिजनेस के लिए पैसे उधार ले लेते थे बड़े फार्मर्स से, है ना। और मेन एक्टिविटी फार्मिंग थी, पर डेयरी शॉपकीपिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ होता था वहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कौन सी थी, मल्टीपल क्रॉपिंग में खाफी और राबी को ज़्यादा तक साथ उगाया जाता था। और फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूस क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और लैंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे था, 150 फैमिलीज़ की लैंड थी, 250 फैमिलीज़ का स्मॉल लैंड था, 60 फैमिलीज़ का मीडियम लैंड था, और टोटल फैमिलीज़ कितनी थी, 45 फैमिलीज़ थी। ठीक है, हमारे यहीं पे ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर कमेंट में देंगे, व्हाट इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, क्योंकि टाइम तो है नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ये हमने 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया, इतना छोटा चैप्टर था ये। सेकंड चैप्टर में पीपल रिसोर्स, तो जो रहता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, ह्यूमन कैपिटल बनता है स्किल और नॉलेज से। जब नॉलेज और स्किल्स होगी लोगों को, एजुकेशन मिलेगी लोगों के पास, तो वो क्या करेंगे, वो पहले से अपने आप को समझने लगेंगे, उनका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसमें जाने लगेंगे ना। ठीक है, और क्या कहते हैं वो उसमें अपना काम बनाएंगे जो इसकी स्किल होगी उनमें, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स है क्या, हमारी जो जो वर्किंग है ना, जो वर्केबल वर्केबल पॉपुलेशन है, वो हमारी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स है, वर्किंग जो वर्क कर रहा है वो तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। अब जो बुढ़े हो गए वो पढ़ेंगे थोड़ी, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं अगर उनके पास वर्क करना चाहते हैं वो तो अपने हिसाब से कोई मनाही नहीं है बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए। ठीक है, पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटीज़ पे। देखो 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ और मार्केट इकोनॉमिक पे 2 एक्टिविटी होती है, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है,
तो मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? मार्केट एक्टिविटी होती है जो पैसे के लिए करते हैं हम, जो पैसे के लिए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। दिस परफॉर्म अ बेसिक पर्पज टू अर्न, जो चाहते हैं कि हमें पैसा कमाना है, वो क्या होते हैं? वो मार्केट एक्टिविटी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप क्या ले सकते हो? जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई लॉयर है, या फिर फार्मर है, या फिर और क्या हो सकता है? शॉपकीपर हो सकता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटीज़ होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करी जाती, अपने लिए करी जाती हैं, अपने लिए करी जाती हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी अपने लिए की जाती हैं, वो एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो कि या फिर किसी और के लिए कर रहे हो, या तो बिना पैसों के लिए कर रहे हो, जिसमें पैसे का लालच ना हो। ठीक है, वो वाली एक्टिविटी क्या होती हैं? वो होती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि हाउस कीपिंग हमारी जो मम्मियाँ हैं वो हाउस कीपिंग करती है ना, हाउस पर रहती हैं, हाउस साफ़ करती हैं, कुकिंग फूड करती हैं, है ना, फैमिली के लिए, या फिर हम अपनी फैमिली के लिए फूड बनाते हैं तो ऐसे करते हैं कि लाओ पैसा निकालो। वैसे कर भी सकते पर देंगे नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, चलो आ जाते हैं अरे सोशल सेक्टर्स पे। सोशल सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक, आई मीन सॉरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में एजुकेशन आती है, फिशिंग आती है, डेयरी आती है, माइनिंग आती है, सब कुछ आता है। इसमें क्या आता है? देखो, प्राइमरी सेक्टर में हमेशा क्या आता है? एग्रीकल्चर बेस्ड आता है। क्या आता है? नेचुरल या एग्रीकल्चर? नेचुरल मान लो। ठीक है, नेचुरल होती है ये, नेचुरल एक्टिविटी होती है। ठीक है, सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी होती है ना वो, जो क्या कहते हैं, टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग, गजक बनाना, कार को मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब होता है सेकंड में। ठीक है, और थर्ड क्या होती है? थर्ड होती है हमारी, थर्ड को हम ना ट्रिवियल एक्टिविटी जगह वो बोलते, क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको हम, सर्विस सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसमें स्कूल, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन। अब आते हैं एजुकेशन के ऊपर। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। प्यूपल, अब देखो, प्यूपल बिकम रिसोर्स फॉर द कंट्री। इसका मतलब है कि प्यूपल हमारे लिए आगे जाकर रिसोर्स कैसे बन सकता है हमारी कंट्री के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें एजुकेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करानी पड़ेंगे, और क्या करना पड़ेगा? हेल्दी लाइफ देनी होगी। ठीक है, तो उसी में एक आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन क्या है भैया? इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे हमें जनरल नॉलेज बढ़ती है, इससे हमें ह्यूमन पता चलता है, ह्यूमन का कैसा ब्रेन है, क्या क्या वो फंक्शन कर सकता है। साइंस पढ़ाई जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ये कहते हैं एजुकेशन से हमें ये सिखाया जाता है हम कैसे हैं। ठीक है, हमें लोगों के साथ कैसा करना चाहिए, है ना, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं जिससे हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं, है ना, कैसे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, सिखाते हैं ना ये सब। ईएमसी करा रहे हैं, ईएमसी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बताते हैं आपको, ग्रीन स्किल्स बताते हैं, ये सब चीज़ें बताते हैं एजुकेशन में। वही है एजुकेशन गिव एम्प्लॉयमेंट, हमें देती है एजुकेशन। वैसे कि आजकल बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अलग बात है। ह्यूमन को डेवलप करती है एजुकेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेबर डिवीज़न बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया आदमी और औरत में बहुत फ़र्क किया जाता है ना, ये बात तो है, करा जाता है। तो ये कैसे होता है अभी देख लेते हैं, समझते हैं, रुक जाओ ज़रा। डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। देखो, बहुत पुरानी बात है, बहुत सोशल कल्चर से बहुत पहले से ही हमारे में ना क्या करा जा रहा है? आदमी और औरत को समान नहीं माना जाता। क्यों? पहले की फैमिलीज ही ऐसी थी, पहले फैमिलीज़ में ऐसा चल रहा था, इसलिए ऐसे थे। कैसे?
पहले वो क्या कहते थे कि भैया औरत है मतलब कि घर के घरेलू काम करेगी, कुछ नहीं करेगी, घर से जाके बाहर जाके पैसे नहीं कमा सकती। आदमी है, आदमी घर से जाके पैसे कमाएगा सिर्फ। घर पर चूल्हा चौका कौन करेगी? औरत करेगी, ठीक है। औरत को कमाने नहीं भेजा जाता था सिर्फ, और वो क्या कहते हैं, वुमेन वर्क नहीं करेंगी, वो वर्क करेंगे कहते हैं आदमी, इस वजह से, ठीक है। और अर्निंग में कैसे होता है देखो, औरत को कम पैसे मिलते हैं मर्द के हिसाब से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। इतना पढ़ लिख के करेगी क्या? जॉब थोड़ी करनी है, बाद में चूल्हा चौका ही संभालना है। ऐसा करके इन्हें पढ़ाया नहीं जाता, तो इनकी स्किल्स कम होती हैं, एजुकेशन कम होती है। तो इससे क्या पता लगता है? स्किल्स और एजुकेशन बढ़ेगी तो भैया अर्निंग बढ़ेगी, अगर वो घटेंगी तो अर्निंग भी घटेगी, ठीक है। स्किल्स एंड एजुकेशन या मेजर डिटरमाइन टू मार्केट। मार्केट में रहने के लिए स्किल आनी चाहिए, एजुकेशन आनी चाहिए। कैलकुलेट करोगे पैसे को, है ना। और उनके पास सबसे कम स्किल्स थी, एजुकेशन थी, इस कंपेरिजन टू मैन, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है? बर्थ रेट क्या होता है कि 100 की पॉपुलेशन में कितने बच्चे ने जन्म लिया और 100 की पॉपुलेशन में कितने बच्चे मर गए, ख़त्म बात। ये होता है सिंपल सा डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे, जब हम डेवलप नहीं होंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो अब जिंदा कैसे रहेंगे? हम हेल्दी नहीं है तो हम ना ही एजुकेशन ले सकते हैं। हेल्दी नहीं, तबीयत ख़राब है, ना एजुकेशन लेंगे, ना कुछ कमा पाएंगे। ना कुछ कमा पाएंगे तो मर जाएंगे, ख़त्म बात। पॉपुलेशन ही ख़त्म तो भैया देश कहाँ से बनेगा? नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी वर्किंग कंडीशन। लोगों को जॉब नहीं मिलती, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप का सुसाइड कर लेते हैं। होता है, आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होंगी। तो 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। पहली होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वही अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहता है, नेचुरली जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है नेचुरल रिसोर्स से। कोई एग्रीकल्चर करता है तो वो मतलब कि बाद में अगर उसकी ज़मीन पर ड्राफ्ट आ गया, मतलब कि उसकी ज़मीन पर सूखा पड़ गया, उसके यहाँ पानी नहीं आया, तो वो सीज़न की वजह से क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहती है? मान लो कि नंबर ऑफ़ इतने, मतलब कि इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ इतने हैं, फिर कोई एक और आ जाता है, ठीक है, पर वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है, तो एक को हटा दिया जाता है। तो ये क्या होती है? ये होती है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर ये इतना सा काम ये 2 लोगों से हो सकता है, और तुमने 3 जने रख लिए, तो ये क्या हो गया? ये डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, 3 लोगों की डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सॉरी टू से पर ये गलत लग गया है, ये थोड़ा सा ना गलत लग गया है, इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत हो गया है, वो गलत लगा दिया मैंने गलती से स्लाइड में, ठीक है। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो गया जैसे कि मान लो एजुकेटेड नहीं है पीपल, तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा, उतना पैसे नहीं कमा पाएगा जितना कोई और कमा रहा होगा। कैसे? मान लो कोई अर्बन एरिया से गया शहर में, भैया शहर में अच्छा काम है, वहाँ पर काम खत्म हो गया है, ड्राफ्ट आया, कुछ आ गया है, मान लो, है ना, सीजन की वजह से है, वो दिल्ली में उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इम्पैक्ट है। लोगों को डिप्रेस हो जाते हैं, लोगों के पास काम नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती, है ना। लोगों का हेल्थ स्टेटस सही नहीं रहता, उनकी फैमिली नहीं सही रहती है, वो ओवरलोड होने लग जाते हैं, वो डिप्रेशन, उनकी हैप्पीनेस चली जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके रिसोर्स कम हो जाते हैं ना, तो वो बहुत उदास हो जाते हैं। देखिए हमारा लास्ट चैप्टर भी ख़त्म वो सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, प्यूपल रिसोर्स का। थैंक यू। अब आए थे हम थर्ड चैप्टर पे। 20 मिनट में हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये रहे आपके क्वेश्चन। राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। विलास इज़ डूइंग अ बैंक जॉब, तो बतानी है कौन सी एक्टिविटी है। व्हाट इज़ द ट्यूटरी एक्टिविटी, ये बताना है हमें, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है हमारा पीपल पॉवर्टी एज चैलेंज। पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। गरीबी हमारे लिए एक चैलेंज कैसा है, ये पढ़ते हैं। पॉवर्टी रिफरेंस a situation which a person does not, मान लो कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है,
जैसे कि फूड, क्लोथ, सेटल, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो पॉवर्टी में है। साफ सीधी बात है, ठीक है। अब दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट, अब दो तरह के हमारे पास सेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है, अर्बन प्रॉपर्टी और रूरल प्रॉपर्टी। अर्बन प्रॉपर्टी क्या है, अर्बन प्रॉपर्टी में कौन आता है, जैसे रिक्शे वाले आ गए, प्लम्बर आ गए, या फिर लैंडलेस फार्मर आते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। रूरल एरिया में कौन आता है, वो आते हैं जो एग्रीकल्चर है, पीपल डू नॉट हैव अ एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं होता, वो होते हैं, ठीक है। और अर्बन एरिया में कौन आते हैं, जो कि फिजिकली जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जैसे रिक्शे वाले हो गए, या फिर वो डेली वेजेस वाले हो गई, लेबर हो गई, डेली वेजेस वाली वो, ठीक है। प्रॉपर्टी लाइन क्या होती है, प्रॉपर्टी लाइन एक एक लाइन बनाई गई जिससे पता चले कि कोई इंसान पॉवर्टी में है या उससे ऊपर उससे नीचे, ठीक है, ये जानने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एक लेवल रख दिया गया पॉवर्टी लाइन को बनाने के लिए। उसके लिए उन्होंने यूज़ करा इनके इनकम और कंजप्शन लेवल, मतलब कैलोरीज, ठीक है। तो इससे हमें बताएगा कि पॉवर्टी लाइन होती कैसी है, ठीक है। अभी आते हैं ज़रा, ये एक पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर जो है वो गरीब नहीं होगा, उसके नीचे जो होगा वो गरीब होगा, ठीक है। ये मिनिमम लेवल है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन को रखा कैसा गया, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, ठीक है। रूरल एरिया में रखा गया 816 और अर्बन एरिया में रखा गया 1000 रुपये। रूरल में 816 से कोई नीचे होगा तो वो पॉवर्टी में, ऊपर होगा तो नहीं है, और अर्बन में नीचे होगा तो पॉवर्टी में है, ऊपर होगा तो नहीं है, ठीक है। अब आता है डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने दो चीज़ रखी, मैंने बताया था, कैलोरीज, कंजप्शन लेवल मान लो, ठीक है, और बेसिक इनकम, ठीक है। कैलोरीज क्या रखी उन्होंने, अर्बन के लिए कैलोरीज लगी, रूरल एरिया के लिए कैलोरीज लगी 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन, और अर्बन के लिए 2100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन। रूरल एरिया के लिए पैसे क्या थे, 8000, वो 816 रुपीज़ पर मंथ, और अर्बन के लिए 1000 रुपये पर मंथ। अब तो बढ़ गया होगा, पहले था ये, ठीक है। विनेबल्स कौन होते हैं, विनेबल्स वो लोग जो आगे जाके पॉवर्टी में आ सकते हैं। साफ सीधी इतनी बड़ी लाइन का मतलब यही है कि जो आगे जाकर वो लोग जो आगे जाकर पॉवर्टी में आ सकते हैं, वो क्या होंगे, वो विनेबल्स होंगे, ठीक है। विनेबल ग्रुप क्या होंगे, विनेबल ग्रुप कौन कौन से जो आगे आके पॉवर्टी में आ सकते हैं, वो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एसटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, ये सब हैं जो आगे जाके क्या हो सकते हैं, विनेबल्स ग्रुप हो सकते हैं, जो प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। आता है कि सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन सा है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में सबसे गरीब देश है बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा। अब देखो कुछ स्टेट्स ने ना अपनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर ली, प्रॉपर्टी उनमें भी थी पर उन्होंने रिड्यूस कर ली, कैसे कर ली, पंजाब और हरियाणा ने एग्रीकल्चर ग्रोथ करी, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ करी, ग्रीन रेगुलेशन अच्छे से एम्प्लॉयमेंट करा ग्रीन रेगुलेशन को उस पर। केरला ने क्या करा, केरला ने कुछ नहीं करा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर डाला, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करा, अपने बड़े स्कूल एजुकेशन दी और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करा, ठीक है। पर बंगाल ने क्या करा, लैंड फॉर्मेशन करा, और तमिलनाडु ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करा, जिसमें पब्लिक में उसने फूड बांटा, ठीक है। अब ये तो हो गई स्टेट्स की बात कि स्टेट्स ने क्या क्या करा। अब बात कर लेते हैं ज़रा हमारे, क्या कहते हैं, इंडिया ने क्या क्या करा, मतलब क्या क्या करा, मतलब सरकार ने क्या क्या करा, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, सब सहारन अफ्रीका में ऐसी थी, 10 साल में 10 रिड्यूस हुई, उसमें ऐसी थी। पर सबसे हैरान वाली बात तो चाइना में थी, चाइना में 215 में उसके पास 0.7 पॉपुलेशन रह गई थी, बस क्या कहते हैं, पॉवर्टी में, वरना उसकी कितनी थी, 88.3 थी, ठीक है। तो देखो सरकार ने क्या करा, क्या करा, क्या नहीं करा, ये तो बात की बात रही। सबसे पहले हम डाले थे पॉवर्टी की कुछ बातें, ये आया था कि पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं। ब्रिटिश हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ गए ना, तो हमारे यहाँ पॉवर्टी आ गया, क्योंकि वो हमारा सारा सोना, हीरे मोती जवाहर सब लूट कर ले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, ही, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमारे पास जो था ना, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, वो लीगल लैंड है, वो जंगल वंगल काट के आपने सुना ही होगा, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी बढ़ गई हमारे पास कि आप कुछ पूछो ही मत ही, लिमिटेड क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेड सक्सेस हुई, लैंड डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हो रखा, और सोशल कल्चर फैक्टर की वजह से हो रखा, ये सब है ना।
और क्या कहते हैं, लोग लैंडलेस हैं, ये भी लिख सकते हो आप ये भी लिख सकते हो कि लोग क्या हैं, लैंडलेस हैं। ठीक है, और क्या, और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और लोगों से कहते हैं बिग फैमिली साइज़ है, बिग बिग फैमिली साइज़, फैमिली का साइज़ ही बिग है। और पुअर्स की जो है ना, पुअर्स की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जो हमारे पुअर लोग हैं, जो हमारे पुअर लोग हैं उनकी हेल्थ पे भी तो अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, वो हेल्दी नहीं रहते। चाइल्ड लेबर हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है, हेल्पलेस हो जाते हैं लोग, हेल्पलेस हो जाते हैं लोग। ठीक है, चलो हो गया। और क्या हुआ, एंटी पॉवर्टी मेजर किया गया। उन्होंने क्या करा, हमारी सरकार ने पॉपुलेशन, एक तो इकोनॉमिकली ग्रोथ करी, इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई तो एम्प्लॉयमेंट आई, एम्प्लॉयमेंट आई तो लोग पैसा आया, पैसा आया तो उन्होंने एजुकेशन पे लगाया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करा, खत्म बात। ठीक है, और बाकी जो हमारी सेकंड थी, कुछ प्रोग्राम चलाए थे हमारी सरकार ने, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल जनरेट एक्ट। इसमें क्या था, इसका एम था 100 डे का वेजेस देना, वन था जॉब थी रिसर्व महिलाओं के लिए, और मैक्सिमम वेजेस देते थे वो। ठीक है, पर डे मैक्सिमम वेजेस देते थे लोगों को। और आते हैं एंटी पॉवर्टी, प्राइम योजना में आया था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इन्होंने ये कब स्टार्ट करी थी, 1993 में स्टार्ट करी थी। इनका एम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, लोगों को एजुकेशन देना, जिस वजह से बच्चे अपना खुद का बिजनेस खोल सके, सब साफ सीधी बात है। और फिर आई थी सर्ववती ग्राम योजना। ठीक है, इसका एम था चीप लोन देती थी, चीप लोन देती थी लोगों को, ताकि लोग अच्छे से अपने आप अपना कुछ स्टार्टअप कर सकें, अपना कुछ बना सकें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ रह गई है, आपकी चीज़ रह गई है, एक चीज़ और रह गई है। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ना एक चीज़ बनाई गई थी, जिसका नाम था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉवर्टी को मेज़र करती थी कि कैसे पॉवर्टी चल रही है। ठीक है, एवरी 5 ईयर में। कब करती थी ये, हर 5 ईयर में, हर 5 ईयर में। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी। और ये हमारा कह रहा है डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारे नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है हमारा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डिटरमाइंड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, देखो होनी कैसा चाहिए फूड सिक्योरिटी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले तो अफोर्डेबल, अवेलेबल, असेसिबल और अफोर्डेबल होना चाहिए फूड। फूड होना चाहिए, कंट्री के अंदर होना चाहिए, इम्पोर्ट होना चाहिए, है ना, और पास में होना चाहिए। पहले तो ये नहीं चंडीगढ़ जाके मिल रहा हो फूड। और अफोर्डेबल मतलब मिनिमम पैसों में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1000 रुपये का एक दाना मिल रहा है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं चाहिए ना। अपने पास होना चाहिए, कंट्री में होना चाहिए, पास में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, अब फूड पुअरेस्ट सेक्शन जो होता है वो सिक्योरिटी का, फूड इनसिक्योर हो जाता है कभी कभी टाइम। किस टाइम हो जाता है फूड इनसिक्योर, है ना, फूड इनसिक्योर हो जा सकते हैं कभी भी, क्योंकि सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लोड आ सकता है, ड्राफ्ट आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो कैसे आएंगी, देखो नेचुरल क्लैमिटी आएगी। ठीक है, फूड गेन डिस्ट्रॉय होंगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे, कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे,
लोगों के बीच में फिनाइम आ जाएगा, फिर तड़पते तड़पते लोगों की डेथ हो जाएगी, ख़त्म बात। ठीक है, ये टेबल बना के आ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। फूड इनसिक्योर ग्रुप इन अर्बन एरिया, नॉट रूरल एरिया, अर्बन एरिया में फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे होता है। देखो, पीपल एम्प्लॉयमेंट पेड एजुकेशनल कास्ट। देखो कैसे इनसे क्या हो सकता है, लोग पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो लोग के पास पैसे ही नहीं होंगे जो कुछ खरीद सकें, और ऊपर से लेबर होती है, एक दिन आई एक वो रोज़ का कमाएगी, रोज़ का खाएगी। अगर कोई लॉकडाउन लग गया तो कैसे खाएगी, बात तो है ना। लॉकडाउन लग गया तो लेबर तो बाहर जा ही नहीं सकती। फूड इनसिक्योरिटी कंपेरिजन किस किस वो फूड सिक्योरिटी किस किस में हो सकती है, स्केड्यूल कार्ड, ये सब बहुत सारे लोग हैं जिनमें हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबी, ये सब हैं। ठीक है, फेनाइम। अब आ जाता है हंगर पे। हंगर क्या होता है, हंगर क्या होता है, भूखा होता है, भूखा एक हंगर होता है, खत्म बात। जो खाना नहीं खा सकता, जिसको बहुत तेज़ की भूख लगी है, वो हंगर होता है। ठीक है, हंगर दो तरह के होते हैं, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। सीजनल हंगर बिल्कुल उसकी तरह होता है, क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह। इनको भी अगर वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं ये सीजनल हंगर। ठीक है, ये अगर जिस दिन ये फूड नहीं उगाएंगे, फिर कुछ उगाया नहीं, सीजनल हंगर मतलब कि मान लो सर्दी का काम हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा ऊपर से, तो हम फसल नहीं उगा पा रहे, तो फसल नहीं उगा पा रहे तो वो खाएंगे क्या, वो अपने टाइम ही नहीं उगा पाए तो खाएंगे क्या, वो हो जाएंगे सीजनल हंगर। ठीक है, पुअर सफ़र द क्रॉनिक हंगर ड्यू टू वेरी लो इनकम एंड फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। वो क्या कहते हैं, क्रॉनिक हंगर होते हैं जो कम पैसे कमाते हैं, कम पैसे कमाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, खाने नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो वो मर जाएंगे, ऐसे तक के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ फूड ग्रेन्स। देखो देखो देखो, नीड फॉर सेल्फ सप्लाइंग इन फूड ग्रेन्स। देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फ्लोट्स आ सकता है कभी भी, तो हम फूड को इम्पैक्ट कर, फूड के लिए हमें हमेशा रखना चाहिए फूड अपने पास, फूड को कंट्रोल करना चाहिए, फूड के प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए हमें। ठीक है, ये सब करना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए इस चीज़ के लिए, आ जाओ ये समझ लेते हैं। उन्होंने फेयर प्राइस स्टॉप कर दिया, बटर स्टॉक कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया, प्राइस इशू कर दिया, राशन की दुकानें खोलने शुरू कर दी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कराया। ठीक है, देखो, बफर स्टॉक इज फूड ऑफ ग्रेन, जिसमें हमें वीट और गवर्नमेंट वीट और राइस को रखती है अपने पास। ठीक है, और एफसीआई उसको भेजती है लोगों के पास। एफसीआई जो लोगों को देती है वो क्या होता है, वो ना किसानों का सरप्लस होता है, किसानों से सरप्लस लेती है एफसीआई, फूड कमिश्नर ऑफ इंडिया, क्रॉप प्रिवेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो लेती है लोगों से क्या, फार्मर से तो सरप्लस ले लेती है अमाउंट में। ठीक है, फार्मर दे देते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है तो, हैं तो वो उसको ना बाद में जो उससे थोड़ा कम प्राइस करके लोगों को देती है, तो उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, वाटर स्टॉक क्या होता है, जो फूड की ग्रेन को स्टॉक करके रखते हैं वो लोग, वीट और राइस को, उसमें वाटर स्टॉक करते हैं, वाटर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट फूड को बचा के रखती है, स्टॉक में रखती है, उसको वाटर स्टॉक कहते हैं। प्राइस क्या होता है, दिस वन डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू डिस्क्रिट एरिया अमॉन्ग द, जो एरिया प्राइस में ज़्यादा मिल रहा है पर वहाँ पर वो क्या कहते हैं, सरकार थोड़ा कम देती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इशू कहते हैं, कि सरकार ने थोड़ा प्राइस इशू कर दिया है ना, वो होता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जो किसानों से सरप्लस लिया तो उनको ना फिक्स प्राइस पहले से गवर्नमेंट दे देती है कि हम तुमसे इतने में लेंगे तो तुम इतने में तैयार रखते हो, तो इतने में ले लेते हैं और वो उतने में बेच देते हैं। पर इशू प्राइस क्या होता है, प्राइस इशू थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब उसी की तरह को बफर स्टॉक में रखे रखे ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको कम में बेचने लग जाते हैं। ठीक है, ख़राब ना हो जाए वैसे। ठीक है, तब राशनिंग इन द डेट बैक इज टू 90s अगेंस्ट द, ये राशनिंग का आइडिया कहाँ से है, क्योंकि बंगाल में एक बहुत बड़ा फेनाइम पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, फूड की शॉर्टेज हो गई थी। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है ये, 1916 की बात, 16 से पहले की बात है, 1914 की। ठीक है, तो देखो अब सरकार ने और भी बहुत, सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे करा, इसको पीडीएस कहते हैं। हाँ, और देख लेते हैं इन्होंने क्या करा, एफसीआई के द्वारा लोगों के राशन कार्ड बनवाए। ठीक है, एफसीआई ने लोगों के राशन कार्ड बनवाए। राशन कार्ड 3 तरह के होते थे। ठीक है,
अंत्योदय कार्ड, BPK कार्ड, APL कार्ड, ठीक है। APL कार्ड सबके लिए होता था और वो पुअरेस्ट पर्सन के लिए होता था, और जो ब्लो पॉवर्टी लाइन होती है उनके लिए होता था BPL कार्ड, ठीक है। ये राशनिंग एक्ट हुआ, ठीक है। राशनिंग एक्ट 2013 में प्रोवाइड करा गया फूड लोगों को नेचुरली, है ना। 47% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन में 50% अर्बन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। 55% किसके लिए, 75 हो गई रूरल के लिए, 50 हो गई अर्बन के लिए, ठीक है। शुगर, फूड ग्रेन्स मैक्सिमम फ्री कंट्री में फ्री प्राइस शॉप खोलेंगे जहाँ पे लोगों को अच्छे से फ्री में वो दिया जाए, क्या राशन दिया जाए, कुछ खाया ना जाए। वो ठगने वाले लोग होते हैं ना, ठगने वाले लोग, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ये देखो ये एरिया बिल्कुल PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूनिवर्सल के लिए था। RPDS बैकवर्ड ग्लासेस के लिए था, बैकवर्ड एरिया के लिए। और TPDS कब स्टार्ट हुआ था, और ये था BPL और APL के लिए। और AAY किसके लिए थी, पुअरेस्ट ऑफ पुअर में से थी, उसके लिए थी। APL किसके लिए थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। ये सब यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। मिड डे मील स्टार्ट कराया गया फॉर 8th क्लास तक के लिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे पढ़ने तो आए, पहले खाने जाए आए तो पर कम से कम। तमिलनाडु में क्या हुआ, आउट ऑफ शॉप्स ऑफ तमिलनाडु में 95% हो गया मदन डेयरी से। वाइट रेवोल्यूशन आया, मिल्क पहुंचाया गया दिल्ली में, है ना। वाइट रेवोल्यूशन भी तो हुआ था, ये सब कराया गया, ठीक है। इस सब से क्या करा गया, हमारी पॉवर्टी, वो हमारी फूड सिक्योरिटी को इनसिक्योर करा गया। थैंक यू। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। हमने आधे घंटे में पूरे 4 चैप्टर ख़त्म कर लिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा यार। कोई बात नहीं, मैंने शॉर्ट करा था हमने वैसे भी, चलो कोई बात नहीं, हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लिख दूँ मैं कुछ क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन लिखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो लाओ लिख ही देता हूँ मैं। वैसे तो बहुत कम बनते हैं, पर जो भी बनते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। देखो, व्हाट इज meant by MSP, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर, रहन देते हैं ना। हाउ कैलेमिटीज affect फूड सिक्योरिटी, ठीक है। और क्या रह गया है, डिटरमाइंस द फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द फूड सिक्योरिटी। ये और क्या लिख दे सकता हूँ मैं आपको, चलो ये रहने दो, इतने बहुत है ना आपके लिए। चलो ठीक है, यही बहुत है, ठीक है। तो भाई आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय।